साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह के साथ, जो अमरावती स्किन हेयर और डेंटल क्लिनिक की डॉक्टर हैं, जो इनका अपना क्लिनिक है। और आमतौर पे जब हम डेंटल की बात करते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है कि जो डेंटल का डॉक्टर है वो स्किन और हेयर कैसे कर सकता है। ये एक बहुत सवाल है, हर आदमी के दिमाग में आता है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर प्रियंका जी से ये पूछेंगे कि आखिर डेंटल के साथ साथ वो स्किन और हेयर की डॉक्टर कैसे हैं, और क्या उनसे भी कभी लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आप तो डेंटल की हैं, आप स्किन और हेयर कैसे देख रही हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले स्वागत आपका जी, थैंक यू। और अब आप जो एक मूल सवाल आपको कई बार फेस करना पड़ता है, हमेशा फेस करना पड़ता है कि जैसे आप डेंटिस्ट हैं तो आप स्किन के डॉक्टर कैसे हैं। तो मैं ये चीज बहुत दिनों से बहुत लोगों को क्लियर भी करती हूँ और आज आपके माध्यम से मैं बता पाऊंगी। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। बात ये है कि देखिए, हम डेंटिस्ट हैं और उसके बाद हमें कुछ फेलोशिप कोर्सेज करने होते हैं। उसके बाद हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि हम कॉस्मेटिक प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये डर्मैट से कैसे डिफरेंट है। जो डर्मेटोलॉजी होती है बेसिकली वो डिजीजेस से डील करती है, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन है, सोरासिस है और कई तरीके की स्किन डिजीज होती हैं। और हमारा पूरा फोकस कॉस्मेटिक पे है, जैसे हमें आपको बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड करना है, लेजर फेशियल्स हैं। बेसिकली हमें आपको ब्यूटीफाई करना है, हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम है। आपकी स्किन को मेंटेन करना, होल्ड बैक करना, ग्लो इफेक्ट देना वगैरह वगैरह, टोटली कॉस्मेटिक। तो इसलिए हम डर्मैट से डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन का यही प्रॉपर जवाब है। और दूसरी ये चीज़ मुझे पर्सनली लगती है, टोटली पर्सनल, कि बीइंग अ डेंटिस्ट मेरा सर्जिकल हैंड है, मैं डेंटल सर्जन हूँ। और हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, इंजेक्टेबल्स अगर ऑल ओवर द फेस हम बोटॉक्स या फिलर कर रहे हैं, वो हम इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं। तो हमारा हाथ इतना खुला हुआ है बीइंग अ डेंटल सर्जन कि हम थ्रू आउट द फेस प्रॉपरली इंजेक्ट कर सकते हैं। हमें हमेशा पता होता है कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन कहाँ से जा रही है। तो ये मेरा टोटली पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है डेंटिस्ट होने के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या, आप तो बहुत सारे पेशेंट से मिलती रहती हैं, हर एज ग्रुप के होंगे, तो नॉर्मली क्या वो परेशानियां लेके आते हैं आपके पास? देखिए, दो तरीके की परेशानियां मोस्टली लोग लेके आते हैं। एक होता है एक्ने, हील मुहासे। दूसरा होता है जो 30+ के बाद लेडीज जो भी आती हैं, जो भी फील करती हैं फीमेल्स, वो है झाइयाँ और फ्रैकल्स और यहाँ वहाँ काले काले चकत्ते से जो पड़ जाते हैं। ये सारे जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मतलब पेशेंट आते हैं। और बाकी रिंकल एंड ऑल के अभी यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली लखनऊ में। तो उसके लिए हम उन्हें समझाते हैं कि आपको अपनी एज को होल्ड बैक करना है, अपने आप को यंग दिखना है। और आजकल के आप जमाने में पता है आपका प्रेजेंटेशन ही सारा कुछ होता है। तो वो हम उन्हें गाइड करते हैं। अगर जब स्किन अच्छी है तभी प्रेजेंटेशन अच्छा है। ऑब्वियसली, जैसे आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या आपका मेरा बहुत 5 मिनट का इंट्रैक्शन हुआ, तो आप क्या होता है, आप मेरे कपड़े को देखेंगे, मुझे देखेंगे, मेरे बात करने का तरीका देखेंगे, तो उस पूरे गेस्चर में मेरा जो अपीयरेंस है वो मेरे फेस, मेरे ग्लो, मेरे नेचुरल स्किन से बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, इसलिए सारे प्रोसीजर्स को ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, 40+ के बाद स्किन डिजीज कुछ और भी होती हैं? देखिए, अगर हम स्किन डिजीज की तो फिर मैं यहाँ बात ही नहीं करूँगी, मतलब जो स्किन पे जी। तो उसमें क्या है कि अगर 40+ के बाद हम देखते हैं कि जो फीमेल्स में ज़्यादातर मीनोपॉज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सडनली आपकी बॉडी ड्राई होने लगती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं और मतलब ऑल इन ऑल आप एक अच्छा, मतलब आपको प्लेजेंट सा फीलिंग नहीं आता है। प्लस डिहाइड्रेशन की वजह से रिंकल्स के जो भी वो है वो फास्टर हो जाते हैं, आपके रिंकल्स 2 टोन फास्टर होने लगते हैं। तो क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद तो आपको स्पेशली अपनी बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाती है। अच्छा, ये सारे इफेक्ट स्किन पे भी दिखते हैं मेनोपॉज के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक दिखते हैं। आपके हेयर फॉल होने लगेंगे, आपकी झाइयाँ अगर है तो वो बढ़ जाएंगी और सडनली आपको लगेगा 1-1.5 साल के अंदर मैं बहुत एज हो गई हूँ, रिंकल्स फाइन लाइन बहुत बढ़ जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि 40 के बाद आपको और केयरफुल हो जाना चाहिए अपने स्किन को लेके, स्किन प्रॉब्लम्स को लेके। अब ये तो हो गई बातें कि क्या क्या होता है। आप
जब कोई मरीज आता है उसका इलाज कैसे कैसे करती हैं? देखिए हमारे यहाँ मल्टीपल तरीके हैं ट्रीटमेंट्स के। जैसे अगर बेसिक से देखें तो हम केमिकल पीलिंग करते हैं, लेज़र फेशियल्स करते हैं, और बोटॉक्स है, थ्रेड है, फिलर्स है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम, जैसे स्किन की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली। तो कितनी सेटिंग्स होती हैं, कितनी बार आना पड़ता है? क्योंकि स्किन में भी एक लेयर वाइज उसका जो इलाज आप करते हो, तो खुद एक लेयर हटेगी फिर नई लेयर बनेगी धीरे धीरे, तो कितना लंबा प्रोसेस होता है? देखिए हमारे यहाँ अमूमन तौर पे जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बीच में 1 महीने का गैप होता है। अच्छा। क्योंकि हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं फिर हम आपकी बॉडी को वक्त देते हैं कि वो वापस हील हो, अच्छे से वो मैच्योर हो जाए स्किन, फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए तैयार होते हैं। तो नॉर्मल 3 to 6 सेटिंग्स तो हम पर उसमें देते ही हैं, जो भी आपके जैसे झड़ियाँ हो गई, रिकल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों को। कैसे जो आदमी कैसे पहचाने कि उसे ये जो दिक्कत हो रही है वो स्किन की वजह से है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए ये तो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि हम जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हूँ, तो मैं का हिस्सा मेरा स्किन भी है, ठीक है, मेरी बॉडी है, सब कुछ है, हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हम स्किन को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं जी, राइट? हमें स्किन पे भी ध्यान देना है कि हाँ अगर मुझे कोई दिक्कत हो रही है, या सब जानते हैं, सब अवेयर है, पढ़ते हैं कि एज बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ कॉस्मेटिक में ही डील कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको पेन होगा और आप अचानक डॉक्टर के पास आएंगे। आपको अपनी केयर खुद करनी है, खुद का ध्यान खुद देना है। तो आपको रेगुलरली विजिट करना है कि अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आप उसको मेंटेन कैसे करें, अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो हम उसे हटाएं कैसे, अगर आप एज कर रहे हैं, फाइन लाइन रिंकल्स आ रहे हैं, तो हम उसे कैसे ओवरकम करें। तो ये तो आपको खुद फोकस करना होगा। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो मुझे पेशेंट यहाँ खींच के लाएगी, पेन नहीं है यहाँ पे, आपको खुद केयर करना है, सेल्फ केयर, सेल्फ टेम्पर्डनेस, सेल्फ लव। तो कुछ उसका जैसे डेंटल में होता है कि भाई जब पेन होता है तो आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया, उसे पता है कि भाई दांत में दर्द हो रहा है, आपको पता है कि वो उस दांत का इलाज करना है। स्किन में जनरली तो लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं, जब वो एकदम दूसरे जब कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये देखिए आपके दाग हो गया, या ये धब्बा पड़ा हुआ, ये यहाँ पे कील मुँह से निकल है, तब वो आता है। क्या उसे कोई ऐसे रेगुलर विजिट स्किन स्पेशलिस्ट के पास करनी चाहिए? जैसे हम रेगुलर बॉडी चेकअप करवाते हैं, तो स्किन जैसा कि मैंने बताया हमारी बॉडी का हिस्सा है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हमेशा उसे एक फॉलोअप लेना चाहिए। जैसे आपको डेंटल में आप आ रहे हो, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप ईयरली फॉलोअप ले रहे हो कि मुझे कोई कैविटी होने तो नहीं वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपकी फुल बॉडी में है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने तो नहीं वाला है, या बॉर्डर लाइन पे तो नहीं आ गया। वैसे स्किन की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहीं आपकी बॉडी को विटामिन सी, डी या मिनरल्स किसी की कमी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, तो उसका सप्लीमेंटेशन हम देंगे। तो ये आपको रेगुलर फॉलोअप में लाना होगा। कुछ डाइट के हिसाब से भी है कि अगर ऐसी डाइट होगी, ये चीज़ें आप खाएंगे तो स्किन ग्लो करेगी, स्किन थोड़ी उसको ताकत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर यही बात है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। जैसे लोग मार्केट से विटामिन सी ले आते हैं, ई ले आते हैं कि इससे हमारा ग्लो होगा, पर क्या वो एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है? हो सकता है आपकी बॉडी में उसकी मात्रा पूरी हो, जरूरत ही ना हो, लेकिन आपने क्योंकि एज अ एड देखा तो आप विटामिन सी पड़ा है तो खा लीजिए, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो वो तो आप ज़ाया कर रहे हैं। तो ये आप एक स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है कि आपकी स्किन को क्या रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। मतलब ये बात है कि स्किन में भी अगर कोई डिजीज होती है तो आप उसका मेडिकल स्टोर से ले जाके इलाज न करें और किसी डॉक्टर के पास जरूर मिले, ताकि वो आपकी समस्या को समझ के और उसका समाधान आपको बता सके। एक तो सब बड़ी जो बात है बोटॉक्स की, बड़ी चर्चा होती है और उसके तमाम मेथड भी हैं कि इंजेक्शन लगवाने से, क्योंकि लोग इंजेक्शन से डरते हैं और उनको लगता है कि अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मली देखें तो साइड इफेक्ट किसी भी चीज़ के भी हो सकते हैं, दवाओं के भी हो सकते हैं, छोटी दवा बड़ी दवा किसी भी टाइप की। आप मान के चलिए कि पैरासीटामोल जो है सेफेस्ट ड्रग्स है, लेकिन कुछ लोग उससे भी एलर्जिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
बोटॉक्स के बारे में तो मैं खुद बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड कोई भी जो जैसा है, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर इससे कहीं स्किन कैंसर तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर किसी चीज़ की कम नॉलेज है तो भी ठीक है, अगर पूरी है तो भी ठीक है, लेकिन आपको हाफ नॉलेज है तो वो बहुत हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। तो इसके लिए आपको नॉलेज के लिए प्रॉपरली डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर आपको जो सजेस्ट कर रहा है उस पर ध्यान दें। और दूसरी ये चीज़ है कि जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कोरोना चल रहा है, तो वैक्सीनेशन कितने स्टेजेस से पार होकर फिर हमारे पास आ रही है। जब गवर्नमेंट को और पूरे मेडिकल सिस्टम को लगता है कि हाँ ये चीज़ पेशेंट के लिए सही है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत रेयर केस में साइड इफेक्ट है, तो ही हम उसे अप्रूव करते हैं। तो मेडिकली जो भी अप्रूव है वो पहले से अप्रूव्ड है, उसके लिए हमें सामाजिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर कर रहे हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है, वो अप्रूव्ड है, हम उसका अप्लाई कर सकते हैं। 100 लोगों में से एक को अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, और ये बहुत रेयर है। तो इसलिए मुझे लगता है बोटॉक्स, फिलर और उनको लेकर जो भी मिथ फैला हुआ है, उस पर उसको हमें नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए, मुझसे जाने या जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे जाने कि क्या होता है क्या नहीं होता, आपकी स्किन में क्या सूटेबल है नहीं है। और दूसरा, उससे कोई कैंसर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। आप डॉक्टर के पास आओगे तो हम आपको क्योर करेंगे, हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे। कैसे होता है, प्रोसेस क्या है बोटॉक्स का? देखिए, बोटॉक्स का प्रोसेस अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो वो जो है 10-15 मिनट का काम होता है। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमने आपके ऊपर एक एनेस्थीसिया लगाया ताकि आप इजीली करा लें, आपको कोई पेन ना हो। फिर हम नॉर्मल छोटी सी सिरिंज में बोटॉक्स के कुछ यूनिट लोड करेंगे, वो अकॉर्डिंगली लगते हैं, हो सकता है आपके 10 यूनिट लगे, 20 यूनिट लगे, जैसे हमें लगेगा। फिर हमने उसे 5 मिनट में अप्लाई किया, बस। कोई उसका डाउन टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर जाए, अपने नॉर्मल वर्क पे जाए, बस। और उसका इफेक्ट 8-9 महीने आपके रहता है। क्या इफेक्ट आता है? इफेक्ट ये आता है कि जो भी आपके रिंकल्स हैं, जैसे आमतौर पे आइज के अराउंड आपके रिंकल्स होते हैं, या फिर आप मत्थे पे देखते हैं कि मोटी मोटी धारियाँ पड़ जाती हैं, तो क्या होता है, बोटॉक्स से हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। अच्छा। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, हमारी मसल रिलैक्स हुई तो ऑब्वियसली अगर हमारी मसल रिलैक्स है, हम यूँ नहीं कर रहे हैं, यूँ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है लाइन अपने आप कम हो जाती है। जैसे एक कपड़ा है, हमने उसे सिलवट दे के रखा तो वो सिलवटों पे मोड़ी पर, हमने उसे हैंगर पे टांग के रखा तो सिलवट नहीं लगेगा और शाइनी लगेगा। तो बस ये बोटॉक्स ऐसे ही, हमने उसे स्मूथ कर दिया तो वो स्मूथ एंड शाइनी लगेगा जब तक उसका असर रहेगा। फिर क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन है, हमारी बॉडी डिजाइन है कि हम ओल्ड हो जाए, उसके बाद हमें एक दिन मरना है। हाँ। लेकिन हमने क्योंकि जो साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया, हम उसे थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं, बस। तो हम उसे होल्ड बैक करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आप अपने एज से हमेशा 5 साल 10 साल पीछे चले। अरे ये जो मोल्स होते हैं, जो जन्म में निशान पड़ जाते हैं, कई बार नाक को बर्थ मार्क होते हैं, और उसके अलावा भी कई बॉडी पे निशान होते हैं जिनको ब्लैक होल टाइप से दिखते रहते हैं, इन सब का भी स्किन में? हाँ बिल्कुल है। जैसे आपके अगर बर्थ मार्क है तो उसको हम लेजर से रिमूव करते हैं। लेजर से आपके इससे टैटू है या आपके कोई तिल है जो आपको पसंद नहीं है तो हम उसे भी रिमूव करते हैं। बल्कि कॉस्मेटिक में तो अगर आपको कोई तिल चाहिए किसी पर्टिकुलर जगह पे तो हम वो भी देते हैं। और परमानेंट मेकअप होता है, जैसे परमानेंट लिपस्टिक हो गई, आईलाइनर हो गया, जिनके आईब्रोज नहीं है वो भी कॉस्मेटिक में टोटल है, सब कुछ है। तिल का बड़ा बखान भी होता है सुंदरता के साथ, कई शायरी और तमाम चीजें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इधर कुछ देखा हो कि कोई आया हो कि हमें ये नकली तिल चाहिए? हाँ, मैंने देखा है कि मोस्टली लोग चिन पे करवाते हैं या फिर कॉर्नर ऑफ द माउथ, कहीं तो कराते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है, या जो भी है सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उन्हें चिन पे चाहिए या अराउंड द माउथ तिल चाहिए, तो हम इसे बना देते हैं। अच्छा, स्किन की समस्याओं को लेके आपके पास यूथ ज़्यादा आता है, यूथ लड़कियां ज़्यादा आती हैं या दूसरे जो एज ग्रुप के लोग हैं वो आते हैं? यूथ मेरे पास सिर्फ एक्ने के लिए आता है। अच्छा। क्योंकि उनका मेन फोकस और मेन प्रॉब्लम एक्ने ही होता है क्योंकि वो एज ऐसी होती है हार्मोनल चेंज की वजह से।
फिर आप दूसरा एक ग्रुप देखेंगे तो वो है 30 के अराउंड, 28-30 के अराउंड लोग आते हैं। प्रेगनेंसी के बाद लोग आते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी का स्किन पे बहुत प्रभाव फर्क पड़ता है, तब आते हैं। या फिर 40+ आते हैं जब वो उनको लगने लगता है कि हमें थोड़ी रिंकल्स हो रहे हैं, या मेनोपॉज के बाद भी लोग आते हैं, उनको फील होने लगता है ड्राइनेस है, दिक्कत है। एक्ने के का थोड़ा सा बताइए लोगों को कि क्यों होता है और इसके कैसे आप इलाज करती हैं? देखिए, एक्ने अगर नॉर्मली हो रहा है एक एज पे, टीनेज पे, तो वो हार्मोनल चेंज की वजह से है, दैट इज नेचुरल। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है, शायद मेरे वीडियो देखने वाले कई मेरे पेशेंट उससे कोरिलेट भी करें कि वो 25-30 के बाद भी एक्ने आ रहे हैं, 30 से 40 के बीच में भी आ रहे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। उनका ये सवाल भी होता है कि अब क्यों आ रहे हैं हमें एक्ने। तो क्या होता है कि हार्मोनल चेंज के अलावा अगर आपके डेली रूटीन अच्छा नहीं है, जैसे आप पर डे पोल्यूशन में जा रहे हैं, तो आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग पे बहुत ध्यान देना है। प्लस रेगुलर आप बॉडी चेकअप करा रहे हैं, जैसे हार्मोनल चेंज हो गया, आपके थायराइड हो गया, और बहुत सारी चीज़ों से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है स्किन पे। मतलब सब कुछ आपस में रिलेटेड है। आप सिर्फ अपना थायराइड एंड ये वो चेकअप करा रहे नहीं, आपको स्किन पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और उसका भी रेगुलर चेकअप कराना, उसकी क्या नीड है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किन के बारे में और कोई जो बात हो आप बताना चाहते हैं? स्किन के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपकी स्किन जैसी भी है, आप उसको नर्चर कीजिए, उसको पैम्पर कीजिए। मतलब आप क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर के अलावा भी आपको उसे रेगुलरली डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल अपना चेकअप करवाते हैं हर साल, आपको एक फॉलोअप लेना चाहिए कि हाँ डॉक्टर, मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, या हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या हमें एक्ने है, मेलेस्मा है, या आपको कुछ नहीं भी है तो भी आपको ग्लो के लिए क्या चाहिए, या आप अपनी स्किन को सालों साल ऐसे ही रखें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस फैलनी चाहिए जो आपके माध्यम से फैलेगी भी, बिल्कुल, तो लोग आएंगे भी। एक सवाल हम लोगों के पास बहुत आता है कि जो वैक्सीन होती है, या वैक्सीन कई तरीके से होती है, उनका भी स्किन पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो केमिकल यूज होता है वैक्सीन में हो गया या हेयर रिमूवर क्रीम में हो गया, तो वो आप इस पे भी थोड़ा बताइए कि क्या ऐसा मिथक है, या क्या चीज़ें लोगों को यूज करनी चाहिए, किस टाइप से? देखिए, हमारे जो मेरा सेगमेंट है उसमें तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप लेजर हेयर रिमूवल कराइए, ठीक है, क्योंकि आप उससे फिर एकदम फ्री हो जाएंगे कम्प्लीटली। आप ये मंथली या 15 डेज पे हेयर ग्रोथ, फिर आपको पेन झेलना है, मल्टीपल चीज़ें हैं, आप उससे फ्री हो जाएंगे। और रही बात वैक्सीन में जो केमिकल यूज होता है, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि ये सैलून का काम हो जाता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लेजर हेयर रिमूवल पे जाइए, ताकि आपको इन चीज़ों के पास जाना ही न पड़े। हाँ, आपको ना जाना पड़े, क्योंकि आप सैलून ये पर्टिकुलर हो जाएगा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सैलून अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, फिर आप एक फंस जाते हैं कि नहीं, अब मुझे 15 डेज तक जाना है। स्किन की एलर्जी भी अलग अलग होती है, हर लोगों की एक एलर्जी। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कॉल आ जाते हैं कि मैंने जाके वैक्सीन कराई और पूरे मेरी बॉडी रैशेज हो गए, रैशेज हो गए। तो ये सारे फैक्टर हैं। इससे बेटर है कि आप जो है लेजर हेयर रिमूवल पे जाइए, उसमें ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ग्रेजुअली आपके सारे जो है कम्प्लीटली तो नहीं होता, लेकिन ये लेजर हेयर रिडक्शन आता है, इसको बहुत मार्केटिंग की जाती है परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल, पर ये परमानेंट नहीं होता, इसमें रिडक्शन हो जाता है। अगर आपकी हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है तो वो एकदम थिन हो जाएगा, इतना कि आप विजुअल लाइट से नहीं देख सकते, तो काइंड ऑफ बहुत स्मूथ अपीयरेंस हो जाएगा, फिर आपको वैक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो साथियों, ये थी डॉक्टर प्रियंका जी से हमारी आज की बातचीत स्किन को लेके। आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन्हीं सवालों पर एक बार फिर डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे और फिर चर्चा करके आपको उसका समाधान बताएंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद खुद का ट्रीटमेंट करिए। अगर अपने से खुद का ट्रीटमेंट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि दवाई से ज़्यादा आपको और दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका भी, और सभी साथियों आपका भी।